हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम मस्त झकास और जबरदस्त होंगे। 30 मिनट्स की जो सीरीज हम आपके लिए क्लास 12 के बच्चों के लिए कॉमर्स में वीसी गुरुकुल लेकर आया है, उसको आज हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस लेक्चर में आपके लिए चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सभी को पता है कि इसमें 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल है, साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम में आने की काफी ज्यादा चांसेस है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस कर नहीं जाना है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है हम 30 मिनट सीरीज में पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका यहाँ पे कवर करा देते हैं। तो इसमें मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, आपका जो 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल है, उसके अलावा आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है जो एफडब्ल्यू टेलर ने दिए थे, एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक जो है हम आपके लिए डिटेल में कवर करा देंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? बहुत ही सिंपल शब्दों में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है मैनेजर्स के लिए गाइडलाइंस के तौर पे एक्ट करते हैं। एज अ मैनेजर आपको कंपनी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, लेकिन ये डिसीजंस कैसे लिए जाए, क्या चीजों को सोच समझकर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने चाहिए, इसके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके लिए गाइडलाइंस के तौर पे एक्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वो गाइडलाइंस है, कोई रेडीमेड सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है, और वो आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, क्या करने से क्या होगा, क्या नहीं करने से क्या नहीं होगा, या क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ पे बताता है। बाकी ये फ्लेक्सिबल है, इसको करना ना करना ये मैनेजमेंट की या मैनेजर्स की इंडिविजुअल चॉइस होती है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है मैनेजर्स के लिए गाइडलाइंस है, और वो उनको बताता है कि वो जब भी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल डिसीजंस लेते हैं तो किन चीजों को उनको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ पे लेने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले ब्रीफ क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि है फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप इसको फीचर्स भी कह सकते हो, आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हो। सबसे पहला फीचर है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं, या तो दे आर ऑल परवेसिव। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इनके ऊपर अप्लाई होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटे से छोटे बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी टाइप एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वहां पे अप्लाई किए जा सकते हैं। इसीलिए इसको ऑल परवेसिव या तो यूनिवर्सल इन नेचर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज जनरल गाइडलाइंस। ये कोई आपको रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देता, ये नहीं बोलता कि ये सिचुएशन में ये करो, ये सिचुएशन में ये करो, नो। ये मैनेजर्स को बस गाइड करता है कि अगर आप कंपनी में इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो तो किन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजंस आपको लेने चाहिए। नेक्स्ट फीचर है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसे अचानक से रातों रात नहीं बनाए गए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाने के पहले बहुत ज्यादा रिसर्च, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशंस किया गया और उसके बाद ही ये प्रिंसिपल्स को यहाँ पे बनाया गया है। राइट, नेक्स्ट है दैट इज दे आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए तो मैनेजर्स को सारे 14 प्रिंसिपल्स अपने ऑर्गेनाइजेशंस में अपनाने हैं। उनके ऊपर है कि कौन से प्रिंसिपल्स उनको लगता है यूजफुल है, कौन से प्रिंसिपल्स की कौन सी सिचुएशन में जरूरत है, वो अपने नीड एंड वांट के हिसाब से प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको बदल सकते हैं, इसीलिए इनको फ्लेक्सिबल कहा जाता है। नेक्स्ट है दीज प्रिंसिपल्स आर मेनली बिहेवियरल। देखो मेनली बिहेवियरल ये प्रिंसिपल्स को क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप यहाँ पे लोगे, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड या तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, तो कहीं ना कहीं ये एज अ मैनेजर या एज अ एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आपका बिहेवियरल चेंज के ऊपर फोकस करता है कि भाई आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, आपको अपनी सोच कैसे बदलनी चाहिए। जैसे मेंटल रेवोल्यूशन, ये जो प्रिंसिपल यहाँ पे बनाया गया था, मेंटल रेवोल्यूशन में उन्होंने यही चीज कही थी कि आप अपनी सोच बदलो, मैनेजमेंट वर्कर्स के प्रति अपनी सोच बदले और वर्कर्स मैनेजमेंट के प्रति अपनी सोच को यहाँ पे बदले। राइट, नेक्स्ट है दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, ये करने से ये होगा, ये नहीं करने से ये होगा। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है कि सारे प्रिंसिपल्स आपको अपनाने हैं, ये करना ही करना है, ऐसा नहीं है। चॉइस है, करना है करो, नहीं करना है मत करो। बट हर एक प्रिंसिपल आपको कॉज एंड इफेक्ट बताता है कि भाई ये अगर हो रहा है आपके साथ तो इसका कारण क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वर्कर है वो बहुत ज्यादा ओवरबर्डनड है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या काम करूं क्या नहीं करूं, बहुत ज्यादा परेशान है, तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क आपको समझाता है कि इसका कारण यह है कि आपने डिवीजन ऑफ वर्क नहीं किया है, सारा काम एक बंदे के ऊपर आपने डाल दिया है।
क्या करना चाहिए वो भी बताता है कि भाई तुम काम को डिवाइड करो, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन भी इसमें तुमको मिलेगा, करना नहीं करना ये आपकी चॉइस है। तो कॉज भी बताता है, उसका इफेक्ट भी बताता है, ये अपनाना नहीं अपनाना आपके ऊपर चॉइस छोड़ देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे आर कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है दे आर सिचुएशनल। सबसे ज्यादा बच्चे इसी पॉइंट में यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। कंटिंजेंट की बात करोगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ। अब ह्यूमन बिहेवियर सबका अलग अलग होता है, भले दो जुड़वा भी अगर व्यक्ति होंगे ना, जुड़वा बहनें होगी या जुड़वा भाई होंगे ना, भले जुड़वा है, दिखने में एकदम आइडेंटिकल ट्विंस है, लेकिन दोनों का जो नेचर है, जो स्वभाव है, जो चॉइसेस है, जो प्रेफरेंसेस है, वो फिर भी डिफरेंट हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है। तो अलग अलग सिचुएशन में सेम प्रिंसिपल भी अप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है। मतलब आपके सामने दो सिचुएशन है, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, दोनों में अपने सेम प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क का एप्लीकेशन किया या उसको अप्लाई किया, तो दोनों अलग सिचुएशन में सेम प्रिंसिपल भी लगाया तो उसका रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है। ये कंटिंजेंट है, ये सिचुएशनल है, सिचुएशन के मुताबिक प्रिंसिपल्स का रिजल्ट वेरी कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बाबू तुम इसको इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हो। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस है, इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। किताबी ज्ञान अलग होता है, एक्चुअल कॉर्पोरेट सिचुएशंस में क्या होता है, कैसे डील करना होता है ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के साथ, वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है मैनेजर्स को यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी देता है। एक्चुअल में किस तरीके की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के साथ आपको कंपनी में डील करना होता है, कैसे डील करना चाहिए, वो उनको बताता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जब मैं कहती हूँ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में काफी ऐसे प्रिंसिपल्स है जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे फोकस करता है। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है, हर चीज और हर व्यक्ति की एक फिक्स जगह होनी चाहिए। क्यों ऐसा? सो दैट चीजों को ढूंढने में, खोजने में आपकी टाइम की बर्बादी ना हो। और टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, आप रिसोर्स को जितना बचाओगे उतना आपका कॉस्ट बचेगा, उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतना कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। राइट, नेक्स्ट है दैट इज साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो एफडब्ल्यू टेलर ने दिया हुआ था, अगर आप उसको देखोगे वो क्या कहता है कि आप मैनेजर हो, आप कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हो। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते वक्त थिंकी पिंकी पोंकी, फादर हेडेड डोंकी, ऐसे डिसीजन तो नहीं लेने चाहिए ना भाई। तुम अगर कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हो तो ये डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा, रिसर्च, एनालिसिस होना चाहिए, ना कि बस इसे तुक्के से तुम कोई डिसीजन ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बिजनेस एनवायरमेंट डायनामिक है, वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, वो बदलते रहता है, वो चेंज होते रहता है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहेगा। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस तरीके से बनाए गए हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट जब चेंज होगा तो वो अपने आप को भी उन चेंजेस के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, अडेप्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स है, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ये प्रिंसिपल्स वर्कर्स और उनके बेनिफिट और वेलफेयर के लिए भी बनाए गए हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है कि भाई आप अपने वर्कर्स में ना कोई भेदभाव मत करो, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन कुछ भी हो। तो ये प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं मैनेजर्स की जो जिम्मेदारी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द वर्कर एंड द सोसाइटी, वो फुलफिल करने के लिए भी कहता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। आज के तारीख में भी अगर आप देखोगे तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, बहुत सारे मैनेजरियल कोर्सेज, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं फॉर मैनेजरियल ट्रेनिंग। इसीलिए आपके मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर भी इंक्लूड किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक तरीके से एज अ मैनेजर आप एक बिजनेस को, एक कंपनी को कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो, इसके लिए आपको यहाँ पे गाइड करता है, जिससे आप बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर सको, स्मूथली एक ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे चला सको। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर की यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो हम यहाँ पे करेंगे दैट इज द 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल की बात करो, एग्जाम में आने के 95% प्लस चांसेस है। प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे रिपीटेटिवली क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पहला डिवीजन ऑफ वर्क ही लिखो, आप अपने हिसाब से प्रिंसिपल्स ऊपर नीचे लिख सकते हो।
सबसे पहला पॉइंट है दैट इज द डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल क्या कहता है? डिवीजन, बांटना। किसको बांटना? वर्क को बांटना, काम को बांटना। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि कोई भी कंपनी में जो सारा काम होता है, सारा काम किसी एक व्यक्ति पे मत थोपो। जितना भी आपके पास काम है वो टोटल टास्क को छोटे छोटे काम में डिवाइड करो और ये काम को आपके पास जितने लोग हैं ना उनमें बांटो, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करो, ना कि एक व्यक्ति को सारा काम दो। अच्छा, काम जब बांट भी रहे हो तो ऐसे नहीं किसी को कोई भी काम दे दिया। कौन सा व्यक्ति किस चीज में एक्सपर्ट है? फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है जो मार्केटिंग में अच्छा है तो उसको मार्केटिंग का काम दो। कोई व्यक्ति है जो फाइनेंस में अच्छा है, उसको फाइनेंस का काम दो। इससे क्या होगा? एक तो आपने काम बांट दिया तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर काम का पूरा बर्डन नहीं आएगा, प्लस काम बांटते वक्त ये देख रहे हो कि कौन सा व्यक्ति किस काम में अच्छा है, उसको वही काम दे रहे हो, तो उसकी वजह से बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन की वो उस काम को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली कर पाएगा, ये बेनिफिट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर। आपके पास कितनी अथॉरिटी है डिपेंड करता है कंपनी में आपकी क्या पोजीशन है। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट में हो सबसे ज्यादा अथॉरिटी होगी, मिडिल में हो उससे कम होगी, लोअर में हो उससे भी कम होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिया गया काम सही से समय से पूरा करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हेनरी फ्यूल का क्या कहना था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस होना चाहिए। अगर मान के चलो अथॉरिटी ज्यादा है, मतलब एक व्यक्ति के पास खूब पावर है लेकिन उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसका रिजल्ट क्या होगा आपको पता है? पावर है, पूछने वाला कोई नहीं है, मन में जो आएगा बिना सवाल जवाब वो करते जाएंगे। तो ज्यादा अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो मिसयूज ऑफ पावर होगा। अच्छा, जिम्मेदारी दे दी, काम दे दिया, लेकिन काम करने के लिए डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं दी, बंदा काम कैसे करेगा भाई? मैंने बोला तुम ये काम कर दो, काम करने के लिए डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने का अधिकार नहीं दिया, सामने वाला व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना जरूरी है। अथॉरिटी शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेनली फोकस करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग यहाँ पे हो। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, सभी लोग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करें, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स होने चाहिए, कायदे अगर पालन करना है, अगर कोई पालन नहीं करता तो जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, मतलब सबके लिए एक समान की पेनल्टीज यहाँ पे होनी चाहिए। कमिटमेंट एट ऑल लेवल्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कायदे कानून सिर्फ लोअर लेवल के लिए है, सिर्फ वर्कर्स के लिए है, नहीं, सभी के लिए कमिटमेंट होना जरूरी है, सभी को अपना काम जिम्मेदारी पूरा करना यहाँ पे जरूरी है। ये कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है। तो सिस्टमैटिक वर्किंग के ऊपर ये मेनली फोकस करता है। नेक्स्ट है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का एक ही यहाँ पे एजेंडा है, वन पर्सन वन बॉस। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक व्यक्ति का एक ही बॉस होना चाहिए और उसको जो ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस है उसी बॉस से मिलना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को दो बॉस है या चार बॉस है, चार जन उसको ऑर्डर देते हैं, चार जन उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं? मतलब वो सवाल आ जाता है क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसे मुश्किल है। तो ये वाला सवाल ना हो, वर्कर्स कंफ्यूज ना हो, किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं, किसका काम पहले करूं किसका काम बाद में करूं, ये कंफ्यूजन एंड केओस से बचने के लिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड बनाया गया था, वन पर्सन वन बॉस। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है वन यूनिट वन प्लान। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि कोई भी अगर एक डिपार्टमेंट है, कोई भी अगर एक टीम है, कोई भी अगर एक ग्रुप है, तो उनका एक ही प्लान होना चाहिए और सभी लोग मिलकर वही प्लान का फॉलो करते हुए वही गोल को अचीव करने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग अलग अलग चीज अलग अलग प्लान पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया, सब अलग अलग प्लान पे काम करेंगे तो कंपनी के गोल्स कभी भी अचीव नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब मेरा फायदा, जनरल इंटरेस्ट मतलब पूरी कंपनी का फायदा। तो हेनरी फ्योल ने वर्कर्स या मैनेजर्स को क्या कहा था कि भाई आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, काफी बार आपके सामने ऐसे मौके आएंगे जहां पे कुछ डिसीजंस लेकर आपको पर्सनली गेन और बेनिफिट मिलेगा, लेकिन
कभी भी कोई भी ऐसा डिसीजन जिसमें आपका पर्सनल बेनिफिट है, पर्सनल गेन है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है, ऐसा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट पहले देखो, फिर अपना पर्सनल बेनिफिट या गेन के ऊपर फोकस करो, राइट। नेक्स्ट है दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है कि आप अगर कहीं पे भी काम करते हो, काम करने के बदले आपको जो पैसा मिलता है दैट इज नोन एज रेम्यूनरेशन। अब उसमें सैलरी, बोनस, इंसेंटिव सब कुछ आ जाता है। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हेनरी फ्योल ने क्या कहा था कि कोई भी वर्कर अगर आपके यहाँ पे काम करता है, पहली चीज तो उसको फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, जो भी मार्केट स्टैंडर्ड है वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सके, मिनिमम उतना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। प्लस इंडिया जैसे कंट्रीज में मिनिमम वेजेस एक्ट है, कायदा है, उसका पालन हमें करना चाहिए। और कभी भी वर्कर्स या एम्प्लॉयज का रेम्यूनरेशन डिसाइड करते वक्त कि किसको कितना पैसा दोगे, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैपेबिलिटी है वो जरूर आपको चेक करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दो डिफरेंट कंसेप्ट्स है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या कि पूरे कंपनी में कुछ गिने चुने लोग हैं जो कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, बाकी सब लोग बस यस सर बोल के सारे ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। डिसेंट्रलाइजेशन एग्जैक्ट ऑपोजिट है, जहां पे सभी के पास अथॉरिटी है उनके काम और पोजीशन के मुताबिक, जिसका जो काम है उसका डिसीजन लेने का अधिकार भी उसी के पास है। अब हेनरी फ्योल ने क्या कहा कि छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन से डिपार्टमेंट्स है, उसमें आप सेंट्रलाइजेशन फिर भी रख सकते हो, लेकिन बड़े स्केल पे बिजनेस करना है ना, तो डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे अगर आप सेंट्रलाइजेशन रखने गए तो आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्विकली समय पे नहीं ले पाओगे, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। कभी भी प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन अगर अटेम्प्ट करते हो तो उसका डायग्राम ड्रॉ करना यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन ने यहाँ पे एक चेन ऑफ कमांड ड्रॉ किया है एंड चेन ऑफ कम्युनिकेशन कि आप किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन करोगे, इसके ऊपर एक तरीके से यहाँ पे फॉलो किया है। उन्होंने क्या कहा था कि नॉर्मल की सिनेरियो जब भी एक वर्कर दूसरे वर्कर से कम्युनिकेट करना चाहता है, फॉर एग्जांपल इस केस पे अगर मान के चलो कि ई को आई से कम्युनिकेट करना है, तो नॉर्मल केस में ई डी को कहेगा, डी सी को कहेगा, सी बी को कहेगा, बी ए को कहेगा, ए एफ को कहेगा, एफ जी को, जी एच को एंड एच आई को। नॉर्मल केस में ये चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मान के चलो बहुत ज्यादा अर्जेंट कम्युनिकेशन है, इमरजेंसी है, जल्दी से जल्दी अगर आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन करना है तो आप एक शॉर्टकट गैंग प्लैंक का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो, जिसमें दो लोग अगर सेम लेवल पे काम कर रहे हैं तो डायरेक्टली भी यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज और हर एक व्यक्ति की एक फिक्स जगह होनी चाहिए, और वो चीज और व्यक्ति वही फिक्स जगह पे मिलना चाहिए, सो दैट चीजों को और लोगों को ढूंढने में बिल्कुल भी समय न जाए और आप एफिशिएंटली कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर सको। नेक्स्ट है दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है समानता, कोई भी तरीके से भेदभाव यहाँ पे ना करना, ना ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ना ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दो लोग अगर सेम काम कर रहे हैं, सेम पोजीशन पे हैं, तो उनमें भेदभाव ना करना, उनको सेम सैलरी यहाँ पे देना, राइट। नेक्स्ट है दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जो कि फोकस करता है जॉब सिक्योरिटी पे। किस पे फोकस करता है, जॉब सिक्योरिटी पे। तो हेनरी फ्योल का मानना था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को बार बार निकालना, बार बार ट्रांसफर करना, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। नया एम्प्लॉय आता है, काम सीखने में, समझने में थोड़ा सा उसको समय चाहिए होता है, वो समय उसको देना चाहिए। बार बार निकाल दे रहे हो, बार बार ट्रांसफर कर रहे हो, इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमेशा कंपनी और उसके एम्प्लॉयज पे होता है, राइट। नेक्स्ट दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है खुद से आगे आके कोई काम को करना। एक होता है कि आपको काम दिया गया, ऑर्डर दिया गया, आप उसका पालन कर रहे हो, एक होता है कि आप खुद से कह रहे हो सर मैं कर दूं, सर मैं ट्राई करूं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। हेनरी फ्योल का मानना था कि आपको वर्कर्स में इनिशिएटिव एनकरेज करना चाहिए, कोई भी वर्कर अगर इनिशिएटिव लेना चाहता है तो उसको मौका देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एट स्पिरिट दी कॉर्प्स, जिसका मतलब होता है टीम वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हेनरी फ्योल का मानना था कि एज अ मैनेजर यू शुड रिप्लेस आई विथ वी, मैं, मेरा, नो, हम, हमारा, यस। तो मैनेजर्स को हमेशा टीम वर्क एनकरेज करना चाहिए, टीम वर्क को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि यहाँ पे डिविजन करना चाहिए या तो डिवाइड एंड रूल करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट।
एंड नेक्स्ट है आपका यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो कि दिए थे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, जिनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलर टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल 4 प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंटिफिक प्रिंसिपल में साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब यहाँ पे क्या कहता है कि एज अ मैनेजर जब भी आप इंपॉर्टेंट मैनेजरियल डिसीजंस ले रहे हो तो वो रूल ऑफ थंब नहीं है। तो के पे अजम्पशंस, इंट्यूशंस, मेरा दिल ये कह रहा है, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है, ऐसे आपको डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल डिसीजंस ले रहे हो बेस्ड ऑन डेटा, रिसर्च, एनालिसिस, उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। दोनों साथ में पढ़ाती हूँ क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज एन एक्सटेंशन टू द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड यहाँ पे क्या कहता है कि एज अ मैनेजमेंट अगर कंपनी यहाँ पे ज्यादा कमाती है, ठीक है, देखो हार्मनी का मतलब होता है पीस, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़े। तो मुझे कंपनी में लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, तो मैं क्या करूं? तो उसका एक सिंपल उन्होंने सोल्यूशन दिया था एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। उन्होंने कहा कि देखो अगर कंपनी कमाती है, कंपनी ग्रो करती है, सक्सेसफुल बनती है, तो मैनेजर्स को ही कंपनी के जो गेन्स है वो वर्कर्स के साथ शेयर करने चाहिए। सिमिलरली वर्कर्स को भी मैनेजमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। कल उठ के कंपनी को अगर अर्जेंट ऑर्डर्स है, टारगेट्स पूरे करने, गोल्स अचीव करने चाहिए, तो उनको भी मैनेजमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। एक दूसरे के फायदे के बारे में सोच के चलो तो कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इसी का एक्सटेंशन है, जहां पे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा था कि एज अ मैनेजर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप लेते हो, लेकिन अगर वर्कर्स से जुड़ा कोई भी डिसीजन है तो डिसीजन अकेले खुद से मत लो। वर्कर्स से बातचीत करो, सलाह मशवरा करो, उनसे सजेशंस लो, फीडबैक लो, फिर फाइनल डिसीजन लो, जिससे वर्कर्स को कॉन्फिडेंस पे लेकर आप डिसीजन ले रहे हो तो वर्कर्स भी वो डिसीजन को खुशी खुशी मानेंगे। Last but not the least, that is the development of each and every worker to the greatest efficiency and prosperity. पहली चीज तो उन्होंने एम्फोसाइज करी थी वर्कर्स की ट्रेनिंग के ऊपर कि वर्कर्स को अगर आप ट्रेन करते हो, काम सिखाते हो, तो वर्कर्स एफिशिएंटली, बेटर एंड मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में काम कर पाता है। दूसरी चीज, जब आप वर्कर्स को रिक्रूट करते हो, नए वर्कर्स को कंपनी में लाते हो, तो क्या काम है, क्या पोजीशन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के मुताबिक वर्कर को लेकर आओ सो दैट वो व्यक्ति उस काम को बहुत अच्छे से कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दैट इज द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली टेक्निक है दैट इज द फंक्शनल फोरमैनशिप। कुछ चीजें जो याद रखनी है, इट इज एन एक्सटेंशन, इट इज एन एक्सटेंशन टू प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। दूसरी चीज, इट violates the principle of unity of command। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकती है, आपको यहाँ पे याद रखना है। फंक्शनल फोरमैनशिप, इसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में आपको प्लानिंग के लिए अलग लोग चाहिए, ऑपरेशन या प्रोडक्शन के लिए अलग लोग चाहिए। तो दो अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए, प्लानिंग का अलग, प्रोडक्शन का अलग। दोनों डिपार्टमेंट में 4 स्पेशलिस्ट होने चाहिए, 4 स्पेशलिस्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट में, 4 स्पेशलिस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो टोटल उन्होंने 8 स्पेशलिस्ट, 8 फोरमैन जो है यहाँ पे सजेस्ट किए थे। ठीक है, सिंपली अगर आपको इसको याद रखना है तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैंने दिया था, दैट इज डर्ट रिग्स। डर्ट रिग्स। सबसे पहले अगर हम प्लानिंग डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट की बात करें तो पहला स्पेशलिस्ट ऑन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, दैट इज द इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इनका मेन काम है कि जब भी काम यहाँ पे शुरू हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बनाना कि भाई यहाँ पे क्या काम कैसे करना है, वो इंस्ट्रक्शंस लोगों को देना। नेक्स्ट है दैट इज द रूट क्लर्क। रूट क्लर्क की बात करें तो प्रोडक्शन कैसे होगा, उसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 क्या होगा, ये लोगों को बताना। नेक्स्ट है दैट इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो 2 चीजों पे फोकस करता है, काम कितने समय और कितने खर्चे में होना चाहिए, इसके लिमिटेशंस बताता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द डिसिप्लिनेरियन, जो यहाँ पे ये इंश्योर करता है कि वर्कर्स फैक्ट्री प्लेस पे डिसिप्लिन को फॉलो करे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 4 स्पेशलिस्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम होता है प्रोडक्शन करने के लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए वो रिसोर्सेस को अरेंज करना। देन आता है आपका स्पीड बॉस, जो कि इंश्योर करता है काम समय से कंप्लीट हो। नेक्स्ट है दैट इज द रिपेयर बॉस, जो इंश्योर करता है कि सारी मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स वर्किंग कंडीशन में हो सो दैट काम में कोई भी रुकावट ना आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एन इंस्पेक्टर, जो कि क्वालिटी इंस्पेक्शन करता है, ये इंश्योर करता है कि सारा जो आउटपुट है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का बने।
तो ये 8 फोरमैन हैं जो यहाँ पे सजेस्ट किए गए थे इन फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। पहले तो ये दोनों चीजों का मतलब यहाँ पे समझना जरूरी है। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करूं तो वो फोकस करता है ऑन स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ऑन स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। बेसिकली वो फोकस करता है होमोजेनिटी पे कि अगर मान के चलो कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी है, फॉर एग्जांपल एप्पल, तो एप्पल के जो आईफोन्स है वो 4 या 10 अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग अलग लोकेशंस में बनता है, लेकिन जो फोन्स बनते हैं वो सेम क्वालिटी के होने चाहिए, सेम साइज शेप कलर टेक्सचर के होने चाहिए। ये फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था कि भले आप 10 अलग फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन करो, लेकिन प्रोडक्शन की जो टेक्निक है, जो रॉ मटेरियल्स है, जो मशीन्स है, टूल्स, इक्विपमेंट्स है, वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए सो दैट आउटपुट हर जगह से सेम आए। नेक्स्ट है दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, जो कि फोकस करता है एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैरायटी ऑफ गुड्स, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैरायटी ऑफ गुड्स। तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आप मान के चलो 40 प्रकार के गुड्स बना सकते हो, तो 40 प्रकार के गुड्स बनाना जरूरी नहीं है। अगर उसमें से 5 प्रकार बिकता है, 5 वैरायटी बिकता है, वही 5 वैरायटी बनाओ, बाकी 35 एलिमिनेट कर दो। तो जो गुड्स चलते हैं, बिकते हैं मार्केट में, डिमांडेड है, वही बनाओ, बाकी वैरायटी एलिमिनेट कर दो। इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, राइट। नेक्स्ट दैट इज अ वर्क स्टडी, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वर्क स्टडी में आपका मेथड स्टडी है, मोशन स्टडी है, टाइम स्टडी है एंड फटीग स्टडी है। सबसे पहले अगर हम मेथड स्टडी की बात करें तो फोकस करता है वन बेस्ट मेथड टू डू अ जॉब। वो कहता है कि कोई भी काम करने का वन बेस्ट मेथड होता है। अगर 4 अलग तरीके हैं काम को करने के, तो चारों मेथड्स को आप कंपेयर करो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, टाइम एक्सेट्रा, और उसमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है जो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल एंड बेनिफिशियल है, उसी को चूज करो। नेक्स्ट दैट इज अ मोशन स्टडी, जो कि आपके मोशंस मतलब मूवमेंट जो वर्कर्स करते हैं प्रोडक्शन के दौरान, उसको यहाँ पे डिवाइड करता है इनटू 3 कैटेगरीज, प्रोडक्टिव, इंसिडेंटल एंड अनप्रोडक्टिव। यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर का मानना था कि अगर आप वर्कर्स की अनप्रोडक्टिव मोशंस को एलिमिनेट करते हो, तो इससे वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। उन्होंने अपने एसोसिएट फ्रैंक गिलबर्ट के साथ एक ब्रिक लेयरिंग के एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव करके भी यहाँ पे दिखाया था। नेक्स्ट है दैट इज द टाइम स्टडी। टाइम स्टडी के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है। टाइम स्टडी कहता है कि सबसे पहले तो आप ये फाइंड आउट करो कि एक काम को करने के लिए ऑन एन एवरेज कितना समय लगता है। उस हिसाब से वर्कर्स के लिए टारगेट सेट करो। साथ ही साथ आप डिटरमाइन करो कि आपके काम के मुताबिक आपको एग्जैक्टली कितने वर्कर्स की जरूरत है, एंड एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स में भी आप यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ एक कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने के लिए 15 मिनट लगते हैं, तो मैंने कैलकुलेट किया कि ऑन एन एवरेज कितना समय लगता है। अब वर्कर अगर 7 घंटे की शिफ्ट करता है, 1 घंटे में 4 बॉक्स बनता है, तो 28 बॉक्स का उनको टारगेट दे दूंगी। जो वर्कर 28 बॉक्स है उससे ज्यादा बनाता है, एफिशिएंट है, जो कम बनाता है, इनएफिशिएंट है। अगर मुझे दिन के 280 बॉक्स बनाने हैं, तो मुझे दिन के 10 वर्कर चाहिए, ये भी मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ, राइट। नेक्स्ट दैट इज अ फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब होता है थकान। फैटिग स्टडी का मेन एम है कि एक दिन में एक वर्कर को कितने रेस्ट इंटरवल्स देने हैं, कब कब देने हैं, और कितने समय के ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे वो डिटरमाइन करता है। तो वर्कर्स को स्टडी करके उसके रेस्ट इंटरवल्स डिटरमाइन करने के लिए फैटिग स्टडी को यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम क्या कहता है कि जो वर्कर एफिशिएंट है उसके लिए और जो वर्कर इनएफिशिएंट है उसके लिए, दोनों के लिए अलग अलग वेज यहाँ पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरा टारगेट है यहाँ पे 28 बॉक्सेस का, राइट। तो जो वर्कर यहाँ पे 28 बॉक्सेस या उससे ज्यादा बनाता है, मतलब यहाँ पे एफिशिएंट है, मैं कहती हूँ कि भाई साहब मैं उसको 20 रुपीज पर बॉक्स के हिसाब से पे करूंगी। और जो वर्कर लेस देन 28 बॉक्सेस बनाता है, मतलब टारगेट को पूरा नहीं करता, इनएफिशिएंट है, मैं उसको 15 रुपीज पर बॉक्स के हिसाब से पे करूंगी। तो डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम कहता है कि एफिशिएंट इनएफिशिएंट वर्कर को अलग अलग रेट से पे करना इंपॉर्टेंट है, जिससे इनएफिशिएंट वर्कर मोटिवेट हो जाए और एफिशिएंट वर्कर कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड यहाँ पे रहे, ठीक है।
नेक्स्ट एंड द लास्ट इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति अपनी सोच को बदलिए। तो मैनेजमेंट की जो सोच है वर्कर्स के प्रति कि नहीं नहीं वर्कर इतनी सारी सैलरी लेते हैं कुछ भी काम नहीं करते, वर्कर्स की जो सोच है मैनेजमेंट के प्रति कि हम इतना काम करते हैं बट फिर भी सैलरी नहीं मिलती, ये जो एक सोच है एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या है, जो नाराजगी है, जो लड़ाई झगड़े है, ये बदलना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वर्कर्स और मैनेजमेंट जब साथ मिलकर एक गोल की तरफ काम करते हैं तभी यहाँ पे कंपनी के गोल्स अचीव हो सकते हैं। तो मेंटल रेवोल्यूशन में उन्होंने ये कहा था कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स जो है इनको एक दूसरे के प्रति अपनी जो सोच है वो बदलना यहाँ पे काफी काफी जरूरी और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जाने से पहले एक छोटा सा सवाल है जो मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। आप चाहो तो ये सवाल का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हो और इसका जो जवाब है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे मुझे भी पता चल जाएगा कि क्या आपके लिए ये चैप्टर उसके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 भी आपका यहाँ पे खत्म होता है। याद रखिएगा इसके जो नोट्स है आपको कॉमर्स में वीसी गुरुकुल की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे वीसी गुरुकुल विदाउट स्पेस डालिएगा, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। अगर आप iOS यूजर हो, ऐप स्टोर यूज करते हो तो एड पोर्टल नाम का ऐप होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हो। मात्र ₹1 का बोर्ड बूस्टर का सब्सक्रिप्शन है वो आप यहाँ पे ले सकते हो और सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए www.vcgurukul.com पे आपको जाना है, कोर्सेज में क्लास 12 सिलेक्ट करना है, बोर्ड बूस्टर को कार्ट में ऐड करना है और ₹1 यहाँ पे करना है। सारी CUT लेवल के MCQs की जो लाइव सीरीज होगी वो हमारे एप्लीकेशन पे होगी, तो उसके लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। उसका जो भी स्केड्यूल और टाइम टेबल है वो आपको हमारा कॉमर्स बाय वीसी गुरुकुल यूट्यूब चैनल के पोस्ट में मिल जाएगा। बाकी आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।